नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। नेपाल ने भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए 100 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया। भारत ने कहा है कि ऑनलाइन कट्टरतावाद यानी रेडिकलाइजेशन वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। पंचायती राज संस्थानों PRIs की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने लोकलाइजेशन दी SDGs विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे कार्यक्रम में भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। बकाया भुगतान के लिए 45 दिन की सीमा से संबंधित नियम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के विकास में बाधक सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। नेपाल ने भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए 100 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया। हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपए के नए नेपाली नोटों की छपाई को मंजूरी दी है। इन नए नोटों की विशेषता यह है कि इन नोटों पर नेपाल का नक्शा भी होगा। चिंतनीय विषय यह है कि इस नक्शे में भारतीय राज्य क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाली क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया है। गौरतलब है कि नेपाल इन इलाकों को अपना क्षेत्र मानता है। इससे पहले भी 2020 में नेपाल ने अपना दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था। इस विधेयक में भारत के इन क्षेत्रों पर नेपाल ने अपने दावों को कानूनी दर्जा प्रदान किया था। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद काला पानी को लेकर है। यह भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। चलिए खबर के शुरुआत में विवाद की शुरुआत के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन नेपाली गोरखा शासकों के बीच 1816 में सगौली की संधि हुई थी। इस संधि में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का सीमांकन किया गया था और काली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा माना गया था। गौरतलब है कि काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र माना गया, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल भी शामिल है। इसके साथ दोनों देशों के बीच काली नदी की उत्पत्ति को लेकर भी असहमति है। नेपाल काला पानी के पश्चिम में बहने वाली नदी को मुख्य काली नदी मानता है। यह नदी लिम्पियाधुरा या इसके निकटवर्ती लिपुलेख दर्रे से निकलती है, इसलिए नेपाल काला पानी पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा करता है। हालांकि भारत का तर्क है कि काली नदी का उद्गम पंखागढ़ नामक एक छोटी सी नदी से होता है। यह काला पानी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। साथ ही क्षेत्र के पूर्वी भाग पर स्थित एक छोटी पहाड़ी ही वास्तविक सीमा है। विवाद पर भारत के रुख की बात करें तो ये तीनों क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी भारत के हिस्से हैं। अतः भारत नेपाल के संविधान संशोधन को एक पक्षीय, मनमाना विस्तार और अनावश्यक दावे वाला कदम मानता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने कहा है कि ऑनलाइन कट्टरतावाद वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल भारत के प्रतिनिधि ने नेशनल सेंटर ब्यूरो यानी NCBs के प्रमुखों के 19वें इंटरपोल सम्मेलन में ऑनलाइन कट्टरतावाद से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित किया है। कट्टरतावाद या रेडिकलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी विशेष राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाता है। इस विचारधारा में आतंकवादी कृत्यों सहित हिंसा का समर्थन करने या उसका सहारा लेने को जायज ठहराया जाता है। आतंकवादियों ने कट्टरतावाद एवं अपनी विचारधारा का प्रसार करने, अपने समूह में लोगों को भर्ती करने और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए सोशल मीडिया सहित अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया है। चलिए अब सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा करने में इंटरनेट की भूमिका जानते हैं। कट्टरपंथी लोग अपने प्रोपोगेंडा और दुष्प्रचार को प्रसारित करने, षड्यंत्र रचने, हेट स्पीच देने एवं हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक इको चैम्बर के रूप में करते हैं। जैसे कि कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले में देखा गया था कि हिंसा भड़काने में ऑनलाइन कट्टरवाद कैसे प्रमुख भूमिका निभाता है।
इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु अभियान चलाने, अपनी पहुंच बढ़ाने एवं वर्चुअल या क्रिप्टो एसेट्स के उपयोग में मदद करते हैं। वर्चुअल या क्रिप्टो एसेट्स में लेन देन करने की वजह से कट्टरपंथियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय स्तर पर लोगों या समूह यानी माइक्रो टारगेटिंग के बीच अपनी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग हेतु इंटरनेट से डेटा संग्रह किए जाते हैं। इससे इनके लिए स्थानीय लोगों के अनुसार कट्टरपंथी कंटेंट तैयार करना आसान हो जाता है। इंटरनेट साइबर अपराध तथा संगठित अपराध यानी मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि को बढ़ावा देता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में मौजूद चुनौतियों के बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम रहकर गतिविधियां चलाई जाती हैं, इससे उनकी पहचान करने में समस्या आती है। डीप फेक तकनीक का उपयोग करके भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियां विदेशों से संचालित की जाती हैं। अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। निजता के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं के कारण कानूनों को लागू करने में कठिनाइयां आती हैं आदि। अब आगे की राह समझने की कोशिश करते हैं। दुष्प्रचार को प्रसारित होने से रोकने एवं इको चैम्बर्स को बाधित करने के लिए लक्षित काउंटर नैरेटिव अभियान चलाए जाने चाहिए। तथ्यहीन या भ्रामक या हेट स्पीच या अश्लील कंटेंट की शीघ्र पहचान करने और हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फैक्ट चेकिंग व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों एवं नीति निर्माताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने तथा वर्चुअल और क्रिप्टो एसेट्स को विनियमित करने की जरूरत है। अंत में इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बारे में जान लेते हैं। यह 1923 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। 196 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके संगठनात्मक संरचना में महासभा, महासचिवालय, कार्यकारी समिति और नेशनल सेंटर ब्यूरो यानी एनसीबी शामिल हैं। आपको बता दें, प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का एक नेशनल सेंटर ब्यूरो यानी एनसीबी होता है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई एनसीबी की भूमिका निभाता है। ये एनसीबीज इंटरपोल की सभी गतिविधियों का समन्वय करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने लोकलाइजेशन द एसडीजीज विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इसने जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो भारत में 1.4 मिलियन से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया था। आइए अब एसडीजीज के स्थानीयकरण के बारे में समझ लेते हैं। एसडीजीज के स्थानीयकरण के तहत रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर परिभाषित किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर ही उनका कार्यान्वयन व निगरानी की जाती है। इन रणनीतियों को राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स व समुदायों की प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। इस तरीके से सतत विकास के वैश्विक, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों को प्राप्त करना संभव होता है। एसडीजीज 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक वैश्विक एजेंडा है। इसमें 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य शामिल हैं। स्थानीयकरण इस बात से संबंधित है कि सतत विकास लक्ष्य किस प्रकार से स्थानीय विकास की नीति के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यह इस बात पर भी बल देता है कि किस प्रकार से स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें बॉटम अप दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। चलिए अब निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है बेहतर विकासात्मक परिणाम। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने आवश्यक पब्लिक गुड्स का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया है। जमीनी स्तर पर सतत विकास को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन।
ये निर्वाचित प्रतिनिधि उन नीतियों को प्राथमिकता देती है जो अधिक समानता परक और उत्तरदायी स्थानीय समुदायों बनाने में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने कुल प्रजनन दर को कम करने, महिलाओं में कानून द्वारा निर्धारित आयु के अनुरूप विवाह करने की प्रेरणा जागृत करने आदि में योगदान दिया है और अंत में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देती है आदि। इस संबंध में मौजूद चिंताओं की बात करें तो पहली चिंता है सांस्कृतिक बाधाएं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और रूढ़ियों के कारण महिलाओं के योगदान को कम आंका जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। दूसरा है प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों या परिवार के पुरुष सदस्यों के पास होती है। इसके अलावा आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने सीखे हुए अनुभव का उपयोग नहीं कर पाती है क्योंकि अगली बार संबंधित सीट पर कोई महिला प्रतिनिधि नहीं होती है। और अंत में घरेलू और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां, अपनी क्षमता के बारे में आशंकाएं, डिजिटल डिवाइड आदि। इस दिशा में अपनाई जाने वाली पहलों की बात करें तो नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी जैसी पहले शुरू की गई है आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश को 2024-25 के लिए SCBA मतदान में भी लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय अधिक योग्य महिला उम्मीदवारों का विकल्प उपलब्ध होगा। चलिए सबसे पहले उच्चतर न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 268 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। हालांकि इनमें महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 11 रही है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में 35% महिला न्यायाधीश थी, जबकि हाई कोर्ट्स में केवल 13% महिला न्यायाधीश थी। प्रैक्टिस करने वाले वकीलों में से केवल लगभग 15% ही महिलाएं हैं। चलिए अब न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार कारण भी जान लेते हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड जो महिलाओं को कानूनी पेशे को अपनाने से हतोत्साहित करते हैं। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की भी कमी है। अधीनस्थ न्यायालयों की महिला न्यायाधीशों को उच्चतर न्यायालयों में पदोन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु की गई पहलों के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों ने निचली अदालतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स में महिला न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP में प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की है। अंत में न्यायपालिका में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने का महत्व भी जान लेते हैं। सबसे पहला है जेंडर संवेदनशीलता। इससे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, भेदभाव जैसे जेंडर संबंधी मुद्दों की सुनवाई के दौरान अधिक सहानुभूति व संवेदना सुनिश्चित हो पाती है। पीड़िता भी एक महिला न्यायाधीश के समक्ष अधिक सहज महसूस करती है। दूसरा है वैधता और जनता का विश्वास। न्यायपालिका में जेंडर विविधता न्यायिक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाएगी और उन्हें वैधता प्रदान करेगी। और तीसरा है रोल मॉडल और प्रेरणा। यह कदम अधिक महिलाओं को कानूनी पेशे में करियर बनाने और न्यायाधीश बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। बकाया भुगतान के लिए 45 दिन की सीमा से संबंधित नियम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के विकास में बाधक सिद्ध हो रहा है। गौरतलब है कि वित्त अधिनियम 2023 ने आयकर अधिनियम में संशोधन किया था। इस संशोधन के अनुसार यदि किसी कंपनी के ऊपर MSME की बकाया राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसी कंपनी कर छूट के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। यह प्रावधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी MSMED अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से जुड़े लेन देन पर लागू होता है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है।
चलिए खबर की शुरुआत में नए संशोधन के अवांछित परिणामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संशोधन की वजह से बड़ी कंपनियां पंजीकृत एमएसएमईज के साथ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के ऑर्डर रद्द कर रही है तथा ये ऑर्डर बिना पंजीकरण वाले एमएसएमईज को दे रही है। इसके अलावा कई छोटे स्तर के एमएसएमईज अपना अस्तित्व बचाए रखने और अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए अपना पंजीकरण सरेंडर कर रहे हैं। कई एमएसएमई स्वयं को विनिर्माण संस्था से व्यापारिक संस्था में बदल रहे हैं। भारत में एमएसएमईज के समक्ष मौजूद अन्य चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती है ऋण प्राप्ति में कठिनाइयां। ऋण प्राप्ति के सख्त नियम, अधिक जमानत यानी कोलेट्रल रखने की शर्त, ऋण और ब्याज भुगतान में देरी की वजह से खराब क्रेडिट हिस्ट्री जैसे कारणों से एमएसएमईज को ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है कमजोर अवसंरचनाएं। इसकी वजह से व्यवसाय की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन में देरी होती है आदि। और अंत में विनियमन संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं। दरअसल विनियामक व्यवस्थाएं जटिल है और इनमें हमेशा बदलाव होता रहता है। इन व्यवस्थाओं में कराधान, पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि विनियमन संबंधी चुनौतियों से व्यवसाय लागत में वृद्धि होती है और कंपनी का संचालन प्रभावित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमईज के महत्व की बात करें तो एमएसएमई श्रम प्रधान क्षेत्रक है, इसलिए यह रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करता है। इसके साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में ये लगभग 30% का योगदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करते हैं और अंत में भारत से निर्यात को बढ़ावा देते हैं आदि। आइए अब बात करते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाओं की। यदि किसी इकाई का प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से कम हो तथा उसका वार्षिक टर्नओवर भी 5 करोड़ रुपए से कम हो तो उसे सूक्ष्म उद्यम माना जाता है। इसी प्रकार यदि इकाई का प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए से कम हो तथा उसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 50 करोड़ रुपए से कम हो तो उसे लघु उद्यम माना जाता है। अंत में यदि इकाई का प्लांट और मशीनरी में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 50 करोड़ रुपए से कम हो तथा उसका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 250 करोड़ रुपए से कम हो तो उसे मध्यम उद्यम माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया। एक अध्ययन के अनुसार पीएमजे के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर मरीजों को खुद की जेब से बड़ी राशि का भुगतान यानी आउट ऑफ पॉकेट व्यय करना पड़ा है। ऐसा मुख्य रूप से दोहरी बिलिंग के कारण हुआ है। दोहरी बिलिंग के तहत निजी अस्पतालों ने मरीजों से इलाज के लिए भुगतान वसूलने के बाद भी पीएमजे के तहत प्रतिपूर्ति का क्लेम किया। खबर में आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संचालित कर रहा है। पीएमजे को आयुष्मान भारत योजना के एक घटक के रूप में 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हाशिए पर रहे परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। यह बीमा सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या जेंडर जैसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसकी कवरेज की बात करें तो यह अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिनों और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिनों के बाद के खर्चों को कवर करती है। इसमें पहले से हो रखी बीमारियों के इलाज को भी शामिल किया गया है। चलिए पीएमजे के कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। कुछ राज्यों में सूचीबद्ध प्रति अस्पताल की क्षमता से अधिक लाभार्थी मरीज हो गए हैं। इससे सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने में समस्या आ रही है। स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद क्लेम के निपटान में देरी देखने को मिल रही है। लाभार्थियों के पंजीकरण के समय सत्यापन ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से अपात्र व्यक्ति भी योजना का लाभ उठा रहा है। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएमजे के 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को एक ही मोबाइल नंबर से लिंक किया गया था। शिकायतों के निपटान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल लगभग 10% पंजीकृत शिकायतों का ही शिकायत दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर समाधान किया गया था।
बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में विसल ब्लोअर नीति नहीं अपनाई गई है। चलिए खबर के अंत में सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना की आवश्यकता क्यों है, ये जानते हैं। पहला कारण है आउट ऑफ पॉकेट व्यय कम करने और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। और तीसरा है लोक स्वास्थ्य देखभाल पर बोझ कम करने के लिए। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं वल्लभाचार्य। आपको बता दें, प्रसिद्ध विद्वान और संत वल्लभाचार्य की 545वीं जयंती मनाई गई। वल्लभाचार्य उत्तरादि तेलंग ब्राह्मण थे, जिनका जन्म मध्य प्रांत के रायपुर के चंपारण में हुआ था। वे भक्ति आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। उनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र व श्रीमद् भगवद गीता साहित्य को अपने दर्शन के केंद्र में रखते हुए पुष्टि मार्ग भक्ति परंपरा की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह या कृपा ही पुष्टि है। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। यह दर्शन वेदांत पर आधारित हैं। इनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य, भागवत पर सुबोधिनी टीका, सिद्धांत रहस्य, भागवत लीला रहस्य, एकांत रहस्य, विष्णुपद आदि हैं। हम श्री वल्लभाचार्य जी से निस्वार्थ सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय, समानता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग का हवाला देते हुए संसद से भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की संबंधित धारा में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की है। कोर्ट ने यह भी पाया है कि आईपीसी की धारा 498A को BNS की धारा 85 और 86 में शब्दशः रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन UAV FWD-200B का अनावरण किया। भारत सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के बायबैक की घोषणा की है। प्रतिभूतियों के बायबैक के जरिए सरकार अपने बकाया कर्ज के एक हिस्से को निर्धारित परिपक्वता की तिथि के पहले ही खत्म करना चाहती है। बायबैक से बैंकिंग प्रणाली में तरलता में वृद्धि होती है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल सरकार पर मुल्ला पेरियार बांध को मजबूत करने के कार्य में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के एक एरेका अनुसंधान केंद्र ने तीर्थहल्ली सुपारी को राज्य में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी घोषित किया है। वैज्ञानिकों ने गोल्डेनी नामक सोने की एक शीट या चादर विकसित की है। यह केवल एक परमाणु जितनी मोटी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोप्लास्ट से संबंधित हालिया शोध पत्रों ने एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत में शोधकर्ताओं की अभिरुचि बढ़ाई है। एटा एक्वारिड उल्का वृष्टि की चरम परिघटना प्रत्येक वर्ष मई की शुरुआत में घटित होती है। उल्काएं सामान्यतः छोटे छोटे खगोलीय चट्टानी पिंड होते हैं जो यदाकदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। उल्काएं वास्तव में धूमकेतु के अवशेष कणों और विखंडित शुद्ध ग्रहों के टुकड़े हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।